Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम लोग जी 2 बड़े जो हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं इस वक़्त, वो ये एक तो ये कि अफ़गानिस्तान और जो अमेरिका और ये सारी जो सूरत-ए-हाल है, जो अमेरिका अपनी फ़ौजों का इनख़ला चल रहा है और अब्दुल्ला अब्दुल्ला और जो हैं जो अशरफ गनी हैं, वो इस वक़्त वाशिंगटन में, और आज उनकी मीटिंग होने वाली है बाइडेन के साथ। और एट द सेम टाइम जो अमेरिकन डिफेंस टेक्निकल टीम है, वो अंकारा में मौजूद है, जो कि इस बात पे नेगोशिएट हो रहा है कि जो आगे जो है वो लाहे अमल क्या होगा। हामिद करज़ई एयरपोर्ट, जिसमें 6 साल से इनकी ऑलरेडी सिक्योरिटी मौजूद है, जो टर्की है, और टर्की यही चाहता है कि उसको रीजनल पार्टनर की ज़रूरत है, जिसमें उसने पाकिस्तान का नाम दिया और हंगरी का नाम दिया कि हंगरी और पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान इसको डिनाई कर चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब का विज़िट और जो बाजवा साहब का जो 1 दिन का विज़िट है, वो भी उसी की वो है। और इसके अलावा हम कश्मीर के बारे में बात करेंगे कि मोदी जो सरकार है, उसने जो एक जो ड्रामा रचाया, जो भी पार्टीज़ को बुला के, और कश्मीर के बारे में, और इनका एग्ज़ैक्टली क्या प्लान है। आज हम हमारे साथ दोबारा जो ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं, और मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि ब्रिगेडियर साहब के पास जो इन्फॉर्मेशन है, उसको कोई 500 के करीब इस तरह के प्रोग्राम चाहिए, और फिर मुमकिन है कि शायद थोड़ी-सी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो हम लोगों तक पहुँचा सकें। माशाल्लाह जो इन्फॉर्मेशन है। ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। जी, शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो जी टर्की, पाकिस्तान, हंगरी, जो टर्की ने ये एक दोबारा वो उस पर हम ज़रा थोड़ी-सी बात करते हैं, और साथ में एट द सेम टाइम जो अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो अब्दुल्ला अब्दुल्ला और जो है वो अशरफ गनी की मुलाकात होने वाली है बाइडेन के साथ, और उसके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और बड़ी हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये क्या कहा ये जा रहा है, ये एक किस्म का ये जो है ना वो शिकायती किस्म की ये मुलाकात है, जिसमें पाकिस्तान की शिकायत लगाएँगे, क्योंकि इनको इक़्तिदार इनका जाते हुए नज़र आ रहा है कि ईदर अमेरिका स्टेज़ देयर और डज़ नॉट स्टे देयर। प्रोबेबली ये जो इक़्तिदार है इनका, ये इनके पास प्रोबेबली नहीं रहेगा। तो ज़रा इस पर बात करते हैं, उसके बाद हम ज़रा कश्मीर पर आते हैं, प्लीज़। जी, 3-4 चीज़ें एक साथ हुई हैं और इनको इंटरलिंक करना पड़ेगा। एक तो अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर वो अपनी नेगोशिएशंस करने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि मुस्तकबिल में क्या मुमकिनात हैं। दूसरी तरफ रशिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है, और उस स्टेटमेंट की मेन चीज़ ये है कि उन्होंने कहा है कि जब तक इस सेटलमेंट में, इस विड्रॉल में ईरान और पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये कामयाब नहीं होगा। और उन्होंने मुतनब्बे किया तालिबान को भी कि आप इसको सिविल वॉर की तरफ मत लेके जाएं, क्योंकि अगर आप लेके जाएंगे तो ये आपके हक में अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने उन्हें जो फीलर्स दिए हैं वो दिए हैं, उस पर मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ है कि उनकी डेस्परेशन वाज़े है। वो ये समझते हैं कि अमेरिकन फ़ौजों के इनखला के बाद और वो तमाम तनसीबात जो कि अमेरिका ने और उनके इत्तेहादियों ने वहाँ पे लगाई थी, उनको डिसमेंटल करने के बाद जो अफ़गान नेशनल आर्मी है उसकी स्टेइंग पावर कम हो जाएगी, और वो इतनी देर तक काबुल का और बाकी इलाकों का दफा नहीं कर सकेंगे। और ख़बरें ये भी हैं इसके साथ साथ कि अच्छे खासे जो गैरिजन्स थे अफ़गान नेशनल आर्मी के, उन्होंने सरेंडर कर दिया कुछ इलाकों में तालिबान को, और उन्होंने अपनी सारी इक्विपमेंट भी उनको दे दी। तो ये बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और अमेरिका से ही फीलर्स आ रहे हैं कि अगर इस ऑफेंसिव रवश पे, इस जारहाना रवश पे तालिबान कायम रहे, तो अगर उन्होंने काबुल पे कब्ज़ा भी कर लिया, उनकी हुकूमत आ गई, तो हम उसको रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। कुछ कह रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो कह रहा है कि 6 महीने की स्टेइंग पावर होगी इनकी, कुछ कह रहे हैं चंद माह की होगी, कुछ ज़राए कह रहे हैं कि ये 2 साल तक अफ़गान तालिबान को रजिस्ट कर सकती है अफ़गान नेशनल आर्मी। ये मुख्तलिफ, तो देखने में जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो थ्रेट अमेरिका ने अफ़गान तालिबान को दे दी है कि हम आपको रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे अगर आप पावर में आ गए, अगर आप यही करते रहे, तो ये उसी किस्म का स्टेलमेट बन जाएगा जिस किस्म का स्टेलमेट पहले बना था जब तालिबान पहली मर्तबा पावर में आए थे अफ़गानिस्तान में। तो चंद ममालिक रह जाएंगे जो उनको रिकग्नाइज़ कर लेंगे, परहैप्स पाकिस्तान करेगा, रशिया शायद कर लेगा,
चाइना कर लेगा, ईरान कर लेगा, पहले जो है दोहा ने और सऊदी अरेबिया ने भी किया था, अब उनमें से कौन करेगा ये कयास की बात है। तो अल्टीमेटली ये उसी कयास की तरफ इंडिकेशंस मिल रही हैं जाने की, जो कि पहली दफ़ा जब तालिबान आए थे उन्होंने काबुल पे कब्जा किया था, तो दुनिया के चंद एक ममालिक थे जिन्होंने उनको रिकग्नाइज किया था। कहना मैं ये चाहता हूँ डिफरेंस कि अगर लोग रिकग्नाइज नहीं करेंगे, यानी कि अमेरिका का रिकग्नाइज नहीं, क्योंकि अमेरिका तो अब अपनी अगर फौजें निकाल देता है, नेटो अपनी फौजें निकाल देता है, जो कि अब हो रहा है, तो उसके बाद क्या वुड इट मेक एनी डिफरेंस? तो नहीं, अमेरिका का एक पूरा पैकेज है ना उनके साथ, पूरा नेटो उनके साथ है, राइट, उनके एलाइज उनके साथ हैं। तो दुनिया की बेशतर जो ताकतें हैं जो बैनुल अक़वामी अमूर पर अपना असर रखती हैं, अदर दैन चाइना एंड रशिया, वो सब तो अमेरिका के साथ मिल जाएंगी। तो फिर वहाँ पर स्टेलमेट हो जाएगा इसी किस्म का। और जब ये स्टेलमेट होगा और वो चाहेंगे कि ये सिविल वॉर मज़ीद बढ़े, तो उसका स्पिल ओवर जो है पाकिस्तान में भी होगा, जैसे कि माजी में भी हुआ है। हम 2 दफ़ा देख चुके हैं, जनरल ज़िया उल हक साहब के ज़माने में जब अमेरिकन स्पॉन्सर्ड वहाँ पर लड़ाई की गई थी, उसके बाद दूसरी दफ़ा हमने देखा है जब अमेरिका ने वहाँ पर अग्रेशन की और ऑक्यूपेशन की, तब भी हुआ। और इन बिटवीन इन 40 सालों में जो अफगान महाजरीन थे उनका इनकलाब पाकिस्तान की तरफ, फिर उसके साथ जो कल्चर पाकिस्तान में आया, क्लाशनकोफ का, ओपियम का, इस किस्म की सारी चीज़ें आई, तो ये असरात एक दफ़ा फिर ज़ाहिर शुरू होंगी। तो ये सिचुएशन जो बज़ाहिर इस वक्त नज़र आ रही है वो इतनी अच्छी नहीं है। और टर्की भी मुझे इस पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा कि वो ज़्यादा कुछ कर सकेगा, क्योंकि उन्होंने हंगरी की सपोर्ट मांगी थी कि हंगरी की अफवाज जो हैं वो बाग्राम एयरपोर्ट पे पहले रही हैं, उनको पोस्टों का पता है, लेकिन कितनी अफवाज थी हंगरी की? एक कंपनी थी, 120-130 आदमी थे। इनकी अपनी भी 500-600 ही, टर्की की 500-600। तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि टर्की को भी वेलकम नहीं किया अफगान तालिबान ने, पाकिस्तान ने भी कोई कीनस शो नहीं की है इस मामले में। तो मुझे ये लग रहा है कि इनका वजीर खारजा हनीफ इतमार से जब पूछा गया अभी कल या परसों की बात है, उन्होंने कहा जी कि हम तो जो है हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है टर्की, तो हम तो उसको वेलकम करते हैं कि वो यहीं पर रहें, हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रहें। और जो है पाकिस्तान के बारे में जब सवाल किया गया तो उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा वो कर दिया कि पाकिस्तान का इस रीजन से, मतलब ये शायद तासुर देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान का इससे ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि जो भी इधर जो है वो अगली जो डेवलपमेंट होगी। तो ये क्या प्रॉबली दिस इज द फियर दैट दे हैव बिकॉज ऑफ दैट दे आर गोना लूज the grip on the government, and also does Turkey also is scared of Taliban or something because of the fact कि ये NATO forces में है और तालिबान are not very happy with it कि ये लोग जो है कोई 10-15 साल 18 साल जो है वो उनके साथ ही रहे हैं, जो वो फौजें गई थी और अभी इस्लामी बिरादर मुल्क जो बने हुए हैं। तो क्या ये तालिबान भी एक फियर है टर्की को? देखें, ये जो इस्तेलाह हम इस्तेमाल करते हैं इस पाकिस्तान में बहुत इमोशनल होकर इस्लामी बिरादर मुल्क, आप ये देखें इन्होंने कब हमारा साथ दिया है। सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने तो रिकग्नाइज कर दिया इजराइल को, वो इजराइल के एक्सेस का हिस्सा बन चुके हुए हैं। तो हम क्यों अपने आप को फरेब देते हैं? लेट अस कम टू रियल पॉलिटिक्स। टर्की की अपनी इंटरेस्ट है, टर्की जो रशिया पे भी प्रेशर रखना चाहता है, वो जो उनकी स्ट्रेट्स की एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो रही है, उसके बाद टैरिफ लगना शुरू होंगे। एक उन्होंने वो इस्तांबुल कनाल का शोशा छोड़ा हुआ है रशिया को थोड़ा सा सबड्यू करने के लिए। रशिया से वो भारी मिलिट्री इक्विपमेंट मांग रहे हैं डिफेंस सिलसिले में। इसके अलावा अमेरिका से भी वो बहुत कुछ मांग रहे हैं और उनकी अपनी बहुत ज़्यादा डील्स हैं जो कि एट स्टेक है। तो टर्की की इंटरेस्ट उस तरफ है, टर्की की इंटरेस्ट पाकिस्तान वो तो हमारे बहुत से लोगों के मुताबिक वो तो मुसलमान दुनिया का खलीफा है। वो बस हम इमोशनल हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। हाँ जी, चलें अब जरा मूविंग फॉरवर्ड हम जरा आते हैं आगे, क्योंकि वाशिंगटन के बारे में जिस तरह हमने बात की कि अभी वाशिंगटन और वो देखते हैं कि कैसे अनफोल्ड होता है और प्रोबेबली देयर इज गोना बी अ स्टेटमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान। आई मीन मेनी पीपल आर यू नो प्रेडिक्टिंग दैट कि ये जो है ना वो होगी कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है ना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आएगी, जिस वक्त अब ये अफगानिस्तान में वाशिंगटन में अब्दुल्ला अरशद गनी मौजूद है।
मूविंग फॉरवर्ड टू दैट कि कल मोदी जो है वो कश्मीरी लीडरशिप से मिले हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस ग्रुप से तो नहीं मिले, लेकिन वो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो जो उनकी तीसरी जमात है इंडियन कांग्रेस पार्टी जो है, जिसके वही गुलाम नबी आज़ाद साहब या शेख अब्दुल्ला और जो उमर अब्दुल्ला या फिर महबूबा मुफ्ती हैं, उनके साथ मिला, और वही जो 5 एजेंडा पर बात हुई है, वो वही बातें हैं जो मतलब ये तो इनकी तो वैसे भी दिल्ली के साथ बहुत ज्यादा वो है। तो ये क्या मतलब ये किस किस्म की इंडिया व्हाट आर दे एग्जैक्टली लुकिंग फॉर बाय द वे? देखें, कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हमारे कुछ न्यूज़पेपर्स और एंकर्स वीलॉग्स वगैरह में भी लोगों को खुशफहमी में मुब्तला करते रहे हैं। ये जिन पार्टियों को इन्होंने बुलाया है, अभी दिल्ली के दरबार में हाजिर किया है एक इंफीरियलिस्ट पार्ट ने कि आ जाओ हमारे पास और हम अभी फैसला करते हैं कि मुस्तकबिल में आपके साथ क्या होगा, ये तमाम की तमाम वो पार्टियां हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को कबूल किया है। किसी ना किसी तरीके से ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये कश्मीर का इंडिया से इल्हाक में शामिल रही है, शेख अब्दुल्ला के ज़माने से लेके, तो वो उस स्टांस से आ रहे हैं। जबकि हमारा पाकिस्तान का स्टांस ये है कि ना सिर्फ 370 और 35A जो था वो इसलिए लाया गया था कि कश्मीर में UN रेजोल्यूशन 1948 के तहत रायशुमारी होगी। उस वक्त तक उन्होंने उनको एक प्रोटेक्शन देनी थी लीगल किस्म की, उससे ज़्यादा 370 और 35A का काम नहीं था। तो एक तो हमारा पहला इन पार्टियों से ये इख्तलाफ ये है कि जिस तरह वो 370 और 35A को मानते हैं, हम पाकिस्तानी एज अ पॉलिसी उसको नहीं मानते। दूसरा, वो जो कह रहे हैं कि 370 और 35A को आप रिवोक करें, तो हम भी ये कह रहे हैं कि उसको रिवोक करें, लेकिन हमारी जो डिमांड है वहाँ पे ख़त्म नहीं होती। हम कहते हैं उसको रिवोक करें और कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला करें 1948 की रेजोल्यूशन के मुताबिक। ये बात, ये जो पार्टियां दिल्ली दरबार में हाजिर हुई हैं, जिनका दिल अभी दिल्ली में धड़क रहा है, तो ये इनका स्टांस नहीं है। जो रेजिस्टेंस की पार्टीज हैं जो पाकिस्तान से हाथ चाहती हैं, उनमें से किसी को मदऊ नहीं किया गया इसमें। इसके पीछे देखें जी, मोदी साहब ने उनको जो बात की है, उसने कहा कि जी हम डीलिमिटेशन करेंगे, जब डीलिमिटेशन हो जाएगी उसके बाद हम इलेक्शनें करेंगे और कश्मीर में जमहूरियत लेके आएंगे और लोग तरक्की करेंगे। अभी ये डीलिमिटेशन जो वो कर रहे हैं, वो हदबंदी करना चाहते हैं कश्मीर के अंदर, लद्दाख को अलहदा, कश्मीर को अलहदा, वादी को अलहदा, जम्मू को अलहदा। इस तरीके से ये कुछ कट एंड पेस्ट करके जेरीमैंडरिंग करना चाहते हैं कि बिल्कुल जो कश्मीर है उसका लफ्ज खत्म हो जाए। अब इसमें सबसे बड़ी रुकावटें हैं 3। पहली रुकावट तो ये है कि ऑब्वियसली इट्स अ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ कश्मीरीज, जिसको हम सपोर्ट करते हैं। दूसरी है कि ये पोजीशन जो है रिकग्नाइजेबल नहीं है इंडिया के 2 नेबर्स की कश्मीर के ऊपर, दैट इज चाइना एंड पाकिस्तान। लद्दाख क्राइसिस में भी चाइना ने बड़ा क्लियरली कहा था कि 35A और 370 को आपको रिवोक करना पड़ेगा। पाकिस्तानी भी यही कह रहे हैं कि आपको इसको रिवोक करना पड़ेगा और आगे की बात करनी पड़ेगी, रायशुमारी की बात करनी पड़ेगी, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल की बात करना पड़ेगी। ये सारी जो मूव चली है ये इसको सैबोटाज कर ली। अब ये जो 370 की जो रिवोक हुआ और 35A, ये तो उनके पार्लियामान में हुआ है और मेजॉरिटी के साथ हुआ है। अब जबकि ये बिल चला गया है और वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि जी सब जुडिस है, हम अभी 370 पर बात नहीं कर सकते। और उस बिल को पास करने के बाद होगी अगर इन्होंने इसको रिवर्स करना होगा। मुनाफत आप देखें कि इस बिल को पास करने के बाद कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जी इसको रिवोक करें। बिल उन्होंने भी पास किया था, अब वो तो ये एक सियासी सिलसिला इनका चल रहा है। ये एक मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, फीलर्स भेज रहे हैं और समझ रहे हैं कि पूरी दुनिया और सारे कश्मीरी और पाकिस्तानी जो हैं वो बेवकूफ़ है। ये एक साजिश है, ये ग्राउंड वर्क इख्तियार किया जा रहा है। और अब इस स्टेलमेट के बाद जब कश्मीरी लोगों को नजर आएगा कि ये पार्टियां करीब हो गई हैं मोदी के ऊपर भी, एक फॉर ग्रेटर एजेंडा है, एक रेजिस्टेंस मूवमेंट कश्मीर में अब दोबारा शुरू हो जाएगी। वो जो वानी मूवमेंट का मोमेंटम था वो कुछ मजदूद हो गया। उसकी वजह यह थी कि इन्होंने इतने अरसे से लॉकडाउन कश्मीर में लगाया हुआ है, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस मूवमेंट जब दोबारा चलना शुरू होगी
और इंडियंस की कैजुअलिटी शुरू होंगी, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आएगा। और क्योंकि अफगानिस्तान अनस्टेबल होगा तो फिर वही पुराना इल्ज़ाम आ जाएगा 90s वाला और उसके बाद वाला कि पाकिस्तान जी कश्मीरियों के लिए टेररिस्ट ट्रेन करता है अफगानिस्तान में और उनको कश्मीर में भेजता है। और इसके साथ वो सारी इंटरनेशनल ये फैटअप सब कुछ जो है, मुझे डर लगता है ये सारा कुछ हमें अभी गिले में रखा गया, हालांकि हमने 26 जो है वो बिल्कुल, 26 कंप्लायंस जो पूरी कर ली है और इट ये मेक्स नो आप सेंस कड़ियां बनाते जाएं। अगर अमेरिका इतना मुखलिस था अफगानिस्तान में निकलने के लिए और पाकिस्तान से मदद मांग रहा था तो हमें कुछ ना कुछ तो वो स्पेस देते। हाँ, और स्पेस अफगानिस्तान की आपने इंडिया में बात की ना, जो लुत्फुल्ला जो वो आया हुआ था नजफी ज़ादे, जो वो तलू न्यूज जो है उसमें जो इंटरव्यू लिया था इसका शामुद कुरैशी साहब का, और शामुद कुरैशी साहब ने कहा था कि व्हाई इंडिया प्रेजेंस इज सो हेवीली इन अफगानिस्तान। उस पर दिल्ली ने बड़ा जो है वो बड़ा स्ट्रांगली उसका जवाब दिया है कि आप लोग कौन होते हैं पूछने वाले, तो लेकिन हम तो ये कहते हैं कि आपने 2-3 अरब डॉलर जो है वो यहाँ पर क्यों खर्च किया है। ये जो 20 साल से पैसे खर्च करते आ रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या इनको डूबती हुई नजर आ रही है। और जो इंडिया हमेशा से एंटी तालिबान रहा है, अब ऐसा लगता है कि वो तालिबान के साथ भी बैठने के लिए तैयार है। और अगर वो ये कहते हैं कि क्योंकि जी हम नेबरिंग कंट्री और वी आर द बिगर कंट्री अराउंड दिस रीजन, तो हम इसलिए लोगों को हेल्प आउट करते हैं, मतलब जिस तरह अमेरिका करता है और ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर आप मालदीव की क्यों नहीं हेल्प करते, फिर आप बांग्लादेश की क्यों नहीं करते, फिर आप नेपाल की क्यों नहीं करते, बाकियों की क्यों नहीं करते। तो ये जो पूरी वही जो आप बात करें कि कड़ियों को अगर मिलाएं, और वो अफगानिस्तान की जो प्रेजेंस है जो उनको 20 साल की वो नजर आ रही है, और जो यहाँ पर कश्मीर में हो रहा है, फिर चीन के पास भी उन्होंने वो करवाए में है, और जम्मू में जो 107 से 114 सीटें हो जाएंगी, कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि अगर वहां पे इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी कोलिशन के साथ वहां पे भी गवर्नमेंट बना लेगी। बिल्कुल, आप ज़हन में रखें कि ये जो पार्टियां गई थी इनमें चंद एक बीजेपी के साथ कोलिशन में शामिल हो जाएंगी। और ये भी याद रखें कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो हुर्रियत के उसमें हैं एम्ब्रेला में, लेकिन ऑलरेडी वो किसी न किसी फॉर्म में कोऑपरेट कर रही हैं बीजेपी के साथ मकबूजा कश्मीर के अंदर। आपने लुत्फुल्ला की बात की, आप लुत्फुल्ला का इंटरव्यू लें, आप फॉक्स न्यूज़ का इंटरव्यू लें, पाकिस्तान के HBO का इंटरव्यू लें, पाकिस्तान के ऑल दिस वाज प्लान्ड। हमारे मीडिया मैनेजर्स जो है ना वो इस प्लानिंग को नहीं समझ सके। द पीपल हु प्लान्ड दीज 2 इंटरव्यूज हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। आप ये देखें कि किस किस्म के सवाल लुत्फुल्ला कर रहा था शाह महमूद कुरैशी से, और किस तरीके से HBO वालों ने एडिटिंग की है। या तो ये कहते हैं कि इंटरव्यू लाइव जाएगा, 82 मिनट का जो है उसको 13 मिनट कर दिया, 14 मिनट कर दिया। हाँ, तो ये हमारी बहुत मीडिया मैनेजमेंट जो है बहुत बुरी हुई है, इसका बहुत नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। राइट। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर मैं जरा कश्मीर पर ही मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ, और वो ये सवाल ये है कि अगर वो 370 को भी वो कर देते हैं, तो वो मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट स्पेस सेविंग दे देती है कि जी इसको वापस दोबारा बहाल किया जाए, और 35A भी हो जाता है, इलेक्शन हो जाते हैं, हर चीज हो जाती है, और हुर्रियत जो है वो रेजिस्टेंस ग्रुप जो है वो कहीं पर भी होता, तो वेयर वुड पाकिस्तान गो? आई मीन पाकिस्तान का पला किसकी तरफ? पाकिस्तान को फिर हुर्रियत का साथ जो है वो छोड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान भी इन पार्टियों के साथ ही जाएगा जो कि यहाँ की गवर्नमेंट बेशक पपेट गवर्नमेंट ही होगी, फिर क्या होगा? वेयर वुड पाकिस्तान स्टैंड? इसका जवाब जो है ना वो बिलाल सूफी साहब बेहतर दे सकेंगे। मेरा उनसे इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस भी हुई है, हम फोरम्स पे इकट्ठे बोले भी हैं, वो लीगल एंगल से, मैं पॉलिटिकल एंगल से कश्मीर के। देखें, सबसे पहले तो कश्मीर की जो स्टेट है वहाँ पर एक केस निकला था मदाफ राव का केस। उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो पैरामाउंसी है कश्मीर की वो इंडिया को सीट नहीं होती। ठीक, दिस वाज वन। India was not the successor to the British crown. Both Pakistan and India were successors to the। एक तो लीगल पॉइंट ही है। सेकेंडली, स्टेट की जो हाई कोर्ट है उसने बड़ा क्लियरली एक डिसीजन दी हुई है कश्मीर में कि इस तरीके से कश्मीर को ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता। ये भी एक स्टैंडिंग डिसीजन है जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की, जो कि हमारे फायदे में जाती है। इसी तरीके से इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे मदाफ राव केस में, उनका अभी तक जवाब नहीं दिया गया। अब जो पिटिशन फाइल की गई है अगेंस्ट 370 एंड 35A इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में, वो जूरिस्ट जो हैं वो इन चीज़ों का भी सहारा लेंगे। लेकिन इस वक्त इंडिया में सूरत हाल ये है कि उनका मीडिया और उनकी जुडिशरी जो है मुकम्मल तौर पे RSS के अंग्रेजे के उनके प्रेशर में आई हुई है।
हालांकि इंडिया की जुडिशरी एक जमाने में काफी बेहतर हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त जो है एन बहुत मुमकिन control एन of मुमकिन है एन मुमकिन है कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ही जो हमारी आर्गुमेंट है 370 की 35 उसमें से हवा निकाल दे। अभी तक हवा उसमें से निकली नहीं है। सो दिस इज अ केस जिसको पाकिस्तान को बड़ा लीगल एंगल्स के साथ जो है ना, आई डू नॉट नो कितनी इन्वॉल्वमेंट है हमारे लोगों की उन लॉयर्स के साथ जो ये केस लेके इंडिया में गए हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी सीरियस। और इस पे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अगर हम चाहें भी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना चाहें, अगर इंडिया एग्री नहीं करेगा, अगर अमेरिका नहीं एग्री करेगा तो इट कांट बी डन। जैसे हम क्योंकि वो यही कह रहे हैं ना कि ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, हम आपस में हल कर रहे हैं, और जो दिल्ली हाँ, लेकिन देखें 1948 की रेजोल्यूशन मधोव रॉ केस, स्टेट की जो हाई कोर्ट है उसकी डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है, ये इसको अबेंस में डालते हैं। अबेंस का मतलब है बैलेंस पाकिस्तान की तरफ टिल्ट है रायशुमारी की वजह से 1948 की रेजोल्यूशन। ये इस पूरे स्ट्रक्चर को अब ये उलट पुलट करके बिल्कुल दे वांट टू फ्लिप इट ओवर। ये साजिश हो रही है इंडिया के अंदर, और ये पार्टियां जो उधर वहां पे गई हैं, एन मुमकिन है इनमें से अच्छी खासी भी उनके साथ मिल जाएं, उनको डराने के लिए, अपना रेट बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का वो उनको धमकी देते रहते हैं, इससे तो अच्छा पाकिस्तान है। यू थिंक राइट ये सारे ड्रामे एग्जैक्टली इट्स ऑल पॉलिटिक्स राइट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। जिस वक्त उन्होंने देखा कि अवामी जो है वो ताकत वो उसके साथ थी, तो वो उसके साथ ही चले गए। डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर दें अब से, ठीक है ना। बलोचिस्तान में वाकयात हुए हैं, सिंध में जय सिंध ने मुजाहरा किया है, बैरिया टाउन कराची में आपने देखा है क्या गदर मचा है, लाहौर में धमाका हुआ है, ठीक। दोनों इंटरव्यूज भी उसमें शामिल कर लें, पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहता है। ये सारे डॉट्स आप कनेक्ट करते जाएं, आप फिल इन द ब्लैंक्स करते जाएं फ्यूचर के लिए, तो आपको बिल्कुल बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एज अ नेशन, वी हैव टू रिमेन वन। ये बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में तो एक जॉइंट सेशन पार्लियामेंट की बुलानी चाहिए, और उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल का लायामल है उसे सबत कर देना चाहिए एक नेशनल कंसेंसस के साथ। ये जंग जो है हमने खुद लड़नी नहीं हो सकता। अब आप समझे ना, फिर देखिए ना, फेटफ वाले कहते हैं जो 6 नई उन्होंने स्टिकें तैयार कर दी हैं पाकिस्तान के लिए कि जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं उसमें आप लोगों को सजाएं दें। अब मनी लॉन्ड्रर कौन है? मनी लॉन्ड्रर शहबाज शरीफ है, मनी लॉन्ड्रर हमजा शहबाज है, मनी लॉन्ड्रर नवाज शरीफ है, मनी लॉन्ड्रर आसिफ अली जरदारी है। अब देखिए ना फिर किस तरह ये होगा, जॉइंट सेशन किस तरह से बनेगा अगर आप इन तमाम 6 चीजों पर भी अमल दरामद करते हैं, अदालतों से कहते हैं कि आप अदालतों को वो बेहतर करें और अदालतें इनको सजाएं दें, तो फिर ऑपोजिशन कैसे आपके साथ चलेगी? हमें कश्मीर पे और अफगानिस्तान पे एक नेशनल कंसेंसस करना एग्जैक्टली। ये तो कैसे होगा? ये तो यहाँ पर तो जब वो फेटफ के लॉस को बनाने की बात होती है, मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की, उस वक्त ये कहते हैं कि जी ये हमें एनआरओ दे दें, ये हमारी ये जो चीजें हैं ये नैब की तरमीम कर दें, तो हम इस पर रायशुमारी करने के लिए तैयार हैं। तो आप किस तरह फिर ये जॉइंट सेशंस और ये तमाम चीजें ऐसी ऑपोजिशन के साथ आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि इस ऑपोजिशन के साथ जो है वो जॉइंट सेशन हो सकेंगे ऐसे मुल्की इंटरेस्ट वाले जो मामला है उसके ऊपर भी? देखें, माजी में भी फैटफ तो हमारे ऊपर रहा है, हम ब्लैक में भी रहे हुए हैं। अब ये जो हम एक कंपेलेंट स्ट्रेटेजी के तहत हर दफ़ा ब्लैक मेल हो रहे हैं, इसका हमें कोई सदभाव करना होगा। वी हैव टू सीरियसली वर्क टुवर्ड्स इट, क्योंकि इसमें इकोनॉमिस्ट हमारे आ जाएंगे, इसमें हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री के लोग आ जाएंगे, इसमें हमारी जुडिशरी आएगी, FPR आएगी। ये डिमांड्स ख़त्म नहीं होनी, ये मैं आपको बता दूं। हमें फैटअप से नहीं हटाया जाएगा। ये एक प्रेशर टूल है। सजाएं तो देनी चाहिए, मनी लॉन्ड्रर्स को सजाएं देनी तो चाहिए ना। वो तो जुडिशरी का काम है ना, वो स्टेट का काम नहीं है। जुडिशरी का काम है। इट इज नॉट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल। एब्सोल्युटली
तो अब हम ये सिर्फ यहाँ पर हम रैप अप करते हैं कि पाकिस्तान जो ये सारे जितने भी डॉट्स कनेक्ट करते हैं, ये तमाम चीज़ें जितनी भी IMF है या ये फैटफ है और इस तरह के जितने भी इदारे हैं, ये प्रॉबली बने ही इसलिए गए हैं कि ताकि इस तरह के मुल्कों को जो है वो कंट्रोल किया जा सके, एज लॉन्ग एज वी प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट और हम अपने इंटरेस्ट पर समझौता नहीं करें, और जिस तरह के बाकी मुल्क भी नहीं करते, हम किसी के साथ ना तो बहुत कोई हमारी नंबर 1 लिस्ट में हमारी दोस्तों की और ना ही कोई हमारी दुश्मनी की लिस्ट में है। हम एक पीसफुल मुल्क चाहते हैं, पीसफुल नेबरिंग चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हालात, चूंकि जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, ज्यादा बदतर जाएंगे, उसमें हमें अपने मुल्क के अंदर जो है वो चीजों को इंटैक्ट रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त से भी निकलेगा और अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान इस खत्ते की एक बेहतरीन ताकत बनकर उभरेगा। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम की इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।